जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण हुए इस लॉकडाउन के कारण जो सबसे ज्यादा नुकसान में है वो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माइग्रेंट लेबरर्स की, जिन्हें अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिलती है। वो अपना घर और अपना राज्य छोड़ करके किसी और राज्य में जाते हैं नौकरी की तलाश के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स कौन से राज्य से हैं और किस राज्य में जाते हैं ये नौकरी की तलाश करने के लिए। इस देश में इकोनॉमी के लिए ये लेबरर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जीडीपी में कितना योगदान होता है इनका, और क्या ये हालत इनकी इस लॉकडाउन के कारण आज हुई है या कई सालों से इनकी यही हालत है, और दूसरे देश में भारत के मुकाबले दूसरे लेबरर्स का क्या हालत है, ये हम कंपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनफॉर्मल वर्कफोर्स एग्जैक्टली कितनी है हमारे देश में, ये गवर्नमेंट को भी पता नहीं है और ना ही इसका कोई एक फिक्स डेटा मौजूद है यहाँ पे। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में वर्कर्स, वेजेस, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का कोई भी प्री डिफाइंड टर्म नहीं बना है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, जो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए लॉज बनाए जाते हैं, जो इनके रिफॉर्म के लिए पॉलिसीज लाती है गवर्नमेंट, वो इन तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती है और वो 100% कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया था कि ऑलमोस्ट 93% तक वर्कफोर्स जो है हमारे कंट्री में वो इनफॉर्मल है, लेकिन इसका कोई सोर्स जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि ये सोर्स कहां से है और इनको ये बात कैसे पता चली। लेकिन नीति आयोग का एक रिपोर्ट है न्यू इंडिया एट 75, उसमें यह मेंशन किया गया है कि ये परसेंटेज का एस्टिमेट जो है वो 85% तक है, और नीति आयोग के पास इसका सोर्स भी है ओईसीडी इंडिया पॉलिसी ब्रीफ एजुकेशन एंड स्किल्स। लेकिन अगेन ओईसीडी के पास इसका कोई सोर्स नहीं है कि इन्होंने ये एस्टिमेशन कहां से लगाया। और अगर हम बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के रिपोर्ट की, तो उनके हिसाब से ये जो एस्टिमेशन है ये मोर देन 90% है। अगेन इसका कोई भी सोर्स उन्होंने मेंशन नहीं किया है। सितंबर 2005 में एक एक्ट पास किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत मजदूरों को 100 दिन की जॉब गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन यह कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें 100 दिन तो क्या 50 दिन की भी जॉब नहीं मिल पाती है। अगर हम 1948 में देखें तो वहां पे एक एक्ट पास किया गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक्ट पूरे देश में अच्छी तरह से कभी भी लागू हुआ ही नहीं। 1948 में ये एक्ट पास हुआ था और अभी 2020 चल रहा है, लेकिन अभी तक इस एक्ट को अच्छी तरह से कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हर 3 में से 1 मजदूर इस एक्ट के तहत बाहर निकल जाता है, यानी कि उसको इस एक्ट का फायदा मिल ही नहीं पाता है कभी भी। 2008 में फिर एक नया एक्ट आता है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन इसमें भी सिर्फ 5 से 6% वर्कर्स ही एनरोल हुए। यह भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इन मजदूरों के लिए अगर हम लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो वो ना के बराबर है। आज तक हमारे देश में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ इन्हें एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। सभी सरकारों ने इनके लॉज को, इनके राइट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया है। सिर्फ मनरेगा में एक कुछ अमाउंट अलॉट कर दिया जाता है, वो भी पूरा नहीं पड़ पाता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे इनको कभी भी छुट्टी ही नहीं मिलती है काम करने से, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है, नो सेफ्टी इक्विपमेंट एट ऑल। इनके फैमिली के लिए कोई भी वेलफेयर स्कीम नहीं होता है, कोई मेडिकल लीव इनको नहीं दी जाती है, और तो और इनके काम करने का कोई भी एक डिफाइंड आवर्स नहीं होता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ये लोग काम करते हैं। अगर हम मनरेगा की बात करें तो इसे स्मूथली चलाने के लिए कम से कम हर साल 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ती है। जी हां, बजट में
मिनिमम जो है 1 लाख करोड़ अलॉट करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि हर साल बजट में मनरेगा को कितना अलॉट किया जाता है, कभी 60,000 करोड़, कभी 69,000 करोड़, ये कभी ना कभी 60 से 70 हजार करोड़ के आसपास ही होता है। कभी भी पूरा अमाउंट इसे अलॉट नहीं किया जाता है। और जो 100 दिन की गारंटी होती है इनके जॉब की, वो तो सरकार कभी पूरा कर ही नहीं पाती है। और तो और कभी भी इन मजदूरों को अपना वेजेस यानी कि इनकी जो मजदूरी है वो सही समय पे नहीं मिलता है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को सैलरी ठीक टाइम पे ना मिले तो उसका घर चलना मुश्किल हो जाता है। ये तो मजदूर हैं, इनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती और कुछ नहीं, तो सोचिए इनकी हालत कैसी होती होगी। 2020-21 के बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 61,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो है मनरेगा को अलॉट किया था। और 2019-20 में ये अराउंड 71,000 करोड़ के आसपास था। अगर कंपेयर करें इन दोनों को, इस साल 13% कम अलॉट किया गया है मनरेगा को। अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो 270 करोड़ के आसपास जो है लेबरर्स काम करते हैं हमारे देश में। और अगर इनके डेली पेमेंट का एवरेज देखें तो 248 अगर पर हेड पे किया जाता है, 248 रुपीज, तो ये एवरेज जाता है 66,960 करोड़ के आसपास, जो कि हमारे मनरेगा को अलॉट किए गए बजट से कहीं ज्यादा है, लगभग 5,000 करोड़। और ये सिर्फ इनके वेजेस में ही चला जाता है। बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात अलग होती है, जिसके लिए कहीं से पैसे नहीं आते हैं। और उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पूरा करने के लिए पैसों की भारी कमी रहती है हमेशा इसमें। तो अगर हम इन सब चीजों पर गौर करें तो हमें यह पता चलता है कि मजदूरों की हालत ये ग्लोबल पैंडेमिक आने से पहले भी कुछ खास अच्छी नहीं थी हमारे देश में। ये वैसे भी मजबूरी में ही जी रहे थे और कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना ये ऑलरेडी कर रहे थे। और ऊपर से ये विदाउट प्लानिंग वाला लॉकडाउन जो हो गया, मजदूरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। और इन सब का जॉब लॉस, इन सब का जो है बैंक बैलेंस, जो थोड़ा बहुत अमाउंट इनके पास होता था, खाने पीने का सब कुछ खत्म हो गया इन सब के पास। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कभी कुछ किया नहीं जाता है। इन्हें हमेशा से ही इग्नोर किया जा रहा है। लेबर लॉज यानी कि जो मजदूरों के लिए कानून बनाया गया है, वो हमारे देश में ऐसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही कम लोगों को ये अच्छे से समझ में आता है और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसे समझा पाते हैं किसी और को। तो ये मजदूरों के समझ में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान में ऐसी 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो एमपीज हैं वो सब इस पे बिल पास होता है और फिर कानून बनता है, जैसे कि रेलवेज हो गया, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका हक राज्य सरकार को दिया जाता है कि आप इस पे अलग अलग तरह के कानून बनाइए और अपने राज्य में इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पुलिस हो गई, हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ। और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग रूल्स बनाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग रूल्स बनाते हैं। और इसी लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट लेबर। और इसी वजह से जो है, जो लेबर लॉज है हमारे देश में, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार किसी की भी होती है, राज्य में सरकार कोई अलग भी हो सकती है, तो उनका नियम कानून कुछ अलग होता है और राज्य सरकार का जो है नियम कानून वो कुछ अलग होता है। और ये दोनों मिलकर के इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं कि ये समझ के बाहर हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लेबर के लिए बनने वाले कोई भी रिफॉर्म पॉलिसीज, कोई भी वेलफेयर पॉलिसीज या कुछ भी सिस्टम जो गवर्नमेंट लाना चाहती है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है कभी भी, और उसका पूरा फायदा इन मजदूरों तक कभी नहीं पहुंच पाता है। और क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में 2 पावर्स हैं, सेंटर और स्टेट, इसी वजह से इसमें डिस्प्यूट्स होने के भी काफी चांसेस होते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रूल एप्लीकेबल होता है। लेबर्स हमारे
इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे कंट्री के बैकबोन है, जिसके बिना देश की इकोनॉमी अच्छे से चल नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह से सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कुल कितने लेबर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, उसी तरह से इकोनॉमी में इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इस बात का भी कोई स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। एनएससी का एक 2012 का रिपोर्ट अगर हम देखें, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन जो है इनफॉर्मल सेक्टर का, वो 50% के आसपास कहीं ना कहीं होता है। लेकिन एक बार फिर से इस चीज का आकलन इन लोगों ने कैसे लगाया, इसका कोई भी सोर्स इन्होंने बताया नहीं है। बहुत ही हैरानी होती है ये बात जान करके कि जो मजदूर हमारे देश के इकोनॉमी के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी हालत पिछले कई सालों से इस तरह चली आ रही है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी, बिहार, असम, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसे सब राज्यों से आते हैं और ये सब नौकरी की तलाश करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे सब जगहों पे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने हक की लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। उसी तरह से ये मजदूर जब तक सड़क पे नहीं उतर आए तब तक सरकार जो अपनी नींद से नहीं जागी। जी हाँ, जब इनको भूख ने परेशान किया, जब इनके पास पैसे नहीं रहे, नौकरी चली गई, सब अपने घर परिवार से दूर इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, तब इन लोगों ने सोचा कि अब जब तक हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, हमारे लिए बस या ट्रेन का व्यवस्था नहीं किया जाएगा। इसी कारण से 1 मई के बाद जो है सरकार को कुछ स्पेशल ट्रेन्स और बसेस का इंतजाम करना पड़ा ताकि ये लोग अपने घर तक पहुंच सकें। और उसके बावजूद भी ये सुविधा सभी मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी भी कई सारे मजदूर रास्ते में सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलते हुए आपको दिख जाएंगे। कई लोग साइकिल से जा रहे हैं, कई लोग ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, कई लोग तो पैदल ही चले जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कितना दिन लगेगा, कितना चलना है और कब तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने घर तक पहुंचने की आस में चले जा रहे हैं। ये हमारी सरकार की नाकामयाबी का एक और जो है पहलू हमें दिखाता है कि किस तरह से बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन किया गया और इन मजदूरों के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा गया था। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे, अब कब तक मरेंगे। हमारा देश जो है वो नंबर 1 है रेमिटेंस के मामले में, और सबसे ज्यादा पैसा जो है बाहर से विदेश में रहने वाले हमारे इंडियंस जो हैं इंडिया में भेजते हैं। लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था और किस प्लानिंग के साथ ही लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना चाहिए था, अब इन बातों का तो कोई मतलब रहा नहीं। लेकिन अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी भी कई सारे मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर, रास्ते में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं पैदल चल रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में जो गवर्नमेंट का एक ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, आप सब ने सुना ही होगा इसके बारे में, उस ऐप को अपडेट करके इसमें चाहिए कि ये लोग ऐसा कुछ सर्विस इंक्लूड करें जिससे कि आसपास कोई पिकअप पॉइंट बनाया जाए और जो मजदूर रास्ते में फंसे हुए हैं उनको उस पिकअप पॉइंट से लेकर के किसी मेन पिकअप पॉइंट तक ले जाएं और वहां से फिर वहां की राज्य सरकारें और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए उनके घर जाने की व्यवस्था करें, या तो फिर स्टेशन तक पहुंचाया जाए और उनको फिर वहां से ट्रेन में बिठा दिया जाए। और न सिर्फ यही, बल्कि इसमें और एक अपडेट करके हम ये भी कर सकते हैं कि कहीं भी आसपास खाने पीने का अगर स्टॉल लगा हुआ है, कोई अगर ऐसी एनजीओ है जो ये काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कर रही है, तो उस खाने पीने के स्टॉल के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन उस ऐप में होना चाहिए, ताकि जो मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना जानते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, वो इस चीज का फायदा जरूर उठा सकें। इस तरह की तस्वीरें बाहर आती है तब हमारी सरकार और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की नींद खुलती है और तब जाकर के वो ऐसे मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो सभी देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, कई देश में कुछ ना कुछ छूट छाट दी जा रही है। लेकिन अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें, लेबरर्स की बात करें, तो जितनी खराब हालत हमारे देश में है उतनी खराब हालत दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। हालांकि यहाँ पे जितने ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स हैं
उतने ज्यादा लेबर्स किसी और कंट्री में हैं भी नहीं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला और मेन कारण यह है कि हमारे देश का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही खराब है और यहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमारे देश के खराब पॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज का ही एक ये रिजल्ट है कि इस पैंडेमिक के कारण जो चाइना से कंपनियां शिफ्ट हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहां से शिफ्ट होना चाहती है, खुद को ट्रांसफर करना चाहती है, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो इंडिया में इंटरेस्टेड ना होकर के साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। अगर हम अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 के बीच का डेटा देखें तो 56 कंपनीज में से सिर्फ 3 कंपनीज इंडिया में आई और 26 कंपनीज वियतनाम में गई और बाकी की कंपनियां दूसरे ईस्ट एशियन कंट्रीज में गई हैं। इसका क्या मतलब है? अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट को देखें जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो पिछले साल हमारे देश का जो है वो पोजीशन था 77th और इस साल जो है वो 63rd पोजीशन पे है। इसके बावजूद कंपनीज जो है वो इंडिया में आने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इसी लिस्ट में हम वियतनाम का पोजीशन देखें तो वो 70th पोजीशन पे है, यानी कि हमसे 7 पायदान नीचे। फिर भी कंपनीज जो है वो वियतनाम जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, इंडिया आने में उतना इंटरेस्ट उनका नहीं होता है। सिर्फ यही एक कारण है इसका कि यहाँ की पॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज प्लस रेड टेपिज्म इतना ज्यादा होता है, कंपनीज को जो है यहाँ उतना ज्यादा एक्सेस नहीं मिल पाता है। वन विंडो सॉल्यूशन इंडिया में नहीं मिलता है अभी भी। एक ही खिड़की पे आप जाएंगे और किसी भी सरकारी दफ्तर में आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो सारा काम आपका वहीं हो जाएगा, कहीं भी और भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा अभी भी नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो कंपनीज चाइना से शिफ्ट कर रही हैं वो इंडिया में ना आकर के किसी दूसरे कंट्री को प्रीफर करती हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या राय है? जो भी आपके विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।